Hello students, here Sunita Arora, your SST teacher. Today we are going to start chapter 3rd of history, the Delhi Sultans. So students, हमने चैप्टर 2nd में पढ़ा था कि कावेरी डेल्टा में बहुत से बड़े बड़े राज्य जो हैं वो स्थापित हो रहे थे, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि वहाँ पे हमने किसी ऐसे किंगडम के बारे में पढ़ा हो जिसकी कैपिटल दिल्ली हो? क्योंकि ऐसा इसलिए रहा क्योंकि जो दिल्ली है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो 12th सेंचुरी के बाद ही बननी शुरू हुई थी। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो दिल्ली है सबसे पहले तोमर राजपूत वंशों के किसी एक राज्य की पहली राजधानी के रूप में स्थापित हुई थी। 12th सेंचुरी में चौहानों ने तोमर्स को हराया और जो चामना के नाम से भी जाने जाते थे। इसके बाद तोमर और चौहानों के समय में ही जो दिल्ली है एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर के रूप में अपनी उसने पहचान बनानी शुरू कर दी। बहुत से अमीर जो जैन मर्चेंट्स हैं वो दिल्ली में रहा करते थे, जिन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने कई तरह के सिक्के वहाँ पे ढालने शुरू किए जो कि दिल्लीवाल के नाम से जाने जाते थे और जो काफ़ी प्रचलन में भी थे। 13th सेंचुरी में आगे चलकर जो दिल्ली है वो धीरे धीरे एक सल्तनत के रूप में स्थापित होनी शुरू हो गई और इसका कारण ये था कि 5 जो राजवंश हैं यानी जो डायनेस्टीज़ हैं, जैसे राजपूत हैं और तुर्की शासन हो गया, खलजी हैं, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो इन वंशों के जो राजा या शासक हुआ करते थे तो उन्होंने दिल्ली का स्वरूप बदल करके उसको दिल्ली सल्तनत का नाम दे दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं आगे मैप में भी, जैसे आप देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे फ़िरोज़ाबाद, सीरी, जापना, दिल्ली, एकोना, तुगलकाबाद, तो ये नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये इन्हीं शासकों के द्वारा बसाए गए अलग अलग शहर थे जिनको मिला करके जो दिल्ली है उसका जो रूप जो हम आज देखते हैं तो वो दिल्ली के नाम से आज जाने जाते हैं। आगे इसमें कुछ रूलर्स के नाम दिए हुए हैं डायनेस्टीज़ के साथ, तो इन्हें आप जैसे देख लेना, यहाँ पे चैप्टर में ये दिए हुए हैं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, कि हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं या हमें कैसे पता चलता है कि दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान हुए और उन्होंने अपने समय के हिसाब से किस किस ने शासन किया। तो ये चीज़ हमें जानकारी देने वाले हैं इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर। तो कॉमनली हम ये जानते हैं कि हमें इतिहास की जो जानकारी है मेनली इन 3 सोर्सेज के थ्रू तो होती ही है। इसके अलावा हमें स्पेशली कि कुछ वैल्यूएबल हिस्ट्रीज़ जो हैं उनके बारे में पता चलता है कहाँ से, तारीख और त्वारिख से। तो ये वो टेक्स्ट हैं जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए थे और जो उस समय में दिल्ली सुल्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी हुआ करती थी। तो इनके जो ऑथर्स हैं त्वारिख के, तो वो एक लर्नड मैन यानी कि एक विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे, जैसे कि दरबार के सेक्रेटरी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पोइट्स हैं या दरबारी हैं। तो वो लिखने के साथ साथ कई बार राजा को एडवाइस देने का काम भी किया करते थे। जैसे शासक जो राजा हैं तो उनको प्रशासन से संबंधित जो सलाह है वो दिया करते थे। इसके अलावा वो इम्पॉर्टेंस देते थे कि जस्ट रूल होना चाहिए, यानी जो राजा है वो न्याय संगत शासन के महत्व पर ही बल दे। तो जैसे कि नीचे हम बॉक्स देख रहे हैं द सर्कल ऑफ जस्टिस, और जिसको लिखने वाले हैं फ़र्क के मुदबिर, तो जिन्होंने सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में लिखा है कि आखिर किस तरीके से जो जस्ट रूल है वो अपना वर्क करता है। लाइक व्हाट दे मेंशन हियर, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, जैसे कि एक राजा है वो सैनिकों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ सोल्जर्स जो हैं वो भी विदाउट सैलरी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और सैलरीज आखिर आएगी कहाँ से? जस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, कि किसानों से जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन वो किसान उन टैक्सेस को तभी पे कर सकता है जब वो खुद प्रॉस्पेरस और हैप्पी है। और ये प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? जब राजा जो है अपना जो न्याय है वो ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देता है या न्यायपूर्ण तरीके से अगर वो शासन करता है, तभी ये सारी पॉसिबिलिटीज़, ये सभी संभावनाएं जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। इसके अलावा में कुछ और बातों को भी हम ध्यान में रखें, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये त्वारिख के बारे में ही लिखा हुआ है कि आखिर वो किस तरह के व्यक्ति हो सकते थे। द ऑथर्स ऑफ त्वारिख लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। तो ये त्वारिख के जो लेखक हैं वो ख़ास तौर से दिल्ली में ही रहा करते थे, गांव में कोई कहीं
हो सकता है कि कोई कभी कभार कोई एक व्यक्ति कोई रहता हो। इसके अलावा वो जो सुल्तान हैं उनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में बहुत कुछ लिखा करते थे, सिर्फ इस होप से कि उन्हें राजा जो है रिच रिवॉर्ड देगा, अच्छे उपहार देगा, इनाम देगा। इसके अलावा ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। इसके अलावा जो वो लेखक थे वो अक्सर शासकों को एक तरह से बर्थ राइट, जिसे हम जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं, और जेंडर डिस्टिंक्शंस यानी कि लिंग भेद पर आधारित, पर बेस्ड जो आदर्श समाज व्यवस्था है उसे बनाए रखने की वो सलाह देते थे। लेकिन उनके ये विचार जो थे वो सभी लोग उनके उन विचारों से सहमत नहीं होते थे। तो क्या कहते हैं इन 1236, अब जहाँ ये माना जाता था कि जेंडर डिस्टिंक्शन में कि जहाँ समाज के अंदर स्त्री और पुरुष के बीच ये जो भिन्नता है उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पुरुष को हमेशा ही सुपीरियर माना जाता था वमेन के कंपैरेटिवली। तो जो लेखक हैं वो इन चीज़ों को स्वीकार करने की बात करते थे, लेकिन कुछ लोग इसे मानते नहीं थे। 1236 में इसका उदाहरण सामने देखने को मिला। सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी रजिया सुल्तान थी, उनको उन्होंने राजगद्दी पर बैठा दिया दिल्ली सल्तनत की 1236 में। और उस समय के जो इतिहासकार हैं मिनहाज ए शिराज, तो उन्होंने इस बारे में महसूस किया, तो उन्होंने कुछ लिखा। वो ये कहते थे कि मीन्स जो रजिया सुल्तान थी वो अपने सभी भाइयों से बहुत अधिक एबल्ड और क्वालिफाइड थी, और फिर भी मीन्स उनको एक रानी के रूप में एज अ रूलर उन्हें एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, सबके लिए कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। इवन कि जो उनके नॉबल्स थे, जो उनके अपने सरदार थे उनके दरबार में, अदर ऑफिशियल्स थे, तो वो भी उनसे हैप्पी नहीं थे कि कोई एक औरत है, एक वमेन है, वो इंडिपेंडेंटली उनके ऊपर रूल करे। और एट लास्ट क्या हुआ, शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, और आखिरकार उनको 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया। इसके बाद सिराज मेरा जो मिनहाज सिराज जो हैं वो रजिया सुल्तान के बारे में यहाँ कुछ लिखते हैं। एक बॉक्स यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको आप देख लें। मिनहाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। तो मिनहाज सिराज का ये सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है तो उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और हुआ उल्टा, जस्ट अगेंस्ट, कि एक मीन्स वमेन है और उसको रानी या रूलर बना दिया गया और वो रूल करेगी पूरे किंगडम के ऊपर। तो उनको लगता था कि ये व्यवस्था के बिल्कुल अपोजिट जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इसीलिए वो पूछता है कि खुदा को की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। अब यानी कि जस्ट अपोजिट, वो अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, इवन एजुकेटेड थी, फिर भी क्या हुआ, एट लास्ट उनको सिर्फ 4 सालों के अंदर अंदर उस गद्दी से हटा दिया गया जिसकी वो हकदार थी। तो यानी उनकी वहाँ पर वो जो उनकी क्वालिटीज़ थी वो काम नहीं आई, क्योंकि ईश्वर ने पहले से ही क्या डिसाइड किया हुआ है, उनका जो मानना था कि जो मेल होते हैं, मेन होते हैं, वो हमेशा सुपीरियर होते हैं वमेन के। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे बताया हुआ है कंट्रास्ट में ही, कि जो क्वीन रुद्रमा देवी जो थी, इनके बारे में है आगे। तो उनका जो व्यवहार था वो काफ़ी इससे उलट था। आगे जैसे बताते हैं कि जैसे रजिया सुल्तान जो हैं वो अपने हर इंस्क्रिप्शंस में, कॉइन्स में अपने फादर के नेम को भी अपने साथ मेंशन करती थी। बट जस्ट इसके कंट्रास्ट में जो क्वीन रुद्रमा देवी हैं, जिन्होंने वारंगल पर राज्य किया था, तो उस समय जो कि मॉडर्न आंध्र प्रदेश में है, तो रुद्रमा देवी जो हैं उन्होंने अपने नाम को बदल करके लिखा। जो उनके इंस्क्रिप्शंस हैं या उनके जो कॉइन्स जो उन्होंने मिंट करवाए थे, उनके ऊपर उन्होंने अपना नाम बदल के कर दिया किसी एक पुरुष का नाम, यानी मेल नेम वहाँ पे वो यूज़ किया करती थी, ताकि उसको पढ़ने वाले या जानने वाले ये सोचें कि इस राज्य की जो रूलर हैं वो एक मेल पर्सन है, ना कि फीमेल। दूसरी हम बात करेंगे कश्मीर के रूलर की। तो कश्मीर के रूलर का नाम की जो रानी थी उनको दीदा कहा जाता था, जो कि बड़ी बहन या दीदी को कहा जाता है।
तो ये जो वर्ड है, ये जो टाइटल है, वो उनकी अपनी सब्जेक्ट्स यानी प्रजा ने उनको दिया था। वो इस वजह से कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थी, यानी अपनी उनकी जो प्रजा है वो उनसे बहुत प्रेम करती थी, और साथ साथ उनकी जो कह सकते हैं कि उनका जो प्रेम था वो भी अपनी प्रजा के साथ बहुत ज़्यादा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फ्रॉम गैरिसन टाउन्स टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि जस्ट 13वीं सेंचुरी के शुरुआत में ही जो दिल्ली के सुल्तान हैं, तो उन्होंने बहुत जल्द उनका जो शासन था गैरिसन के निवास के लिए बने मजबूत किले बंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। अब जो सुल्तान हैं वो अपना कंट्रोल जो है वो कहाँ करना चाहते थे, इवन भीतरी जो प्रदेश है यानी कि जो हिंटरलैंड्स होते हैं, यानी द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये वो लैंड होते हैं जो कि एक मेन एरिया के आसपास के एरियाज़ हैं, और जहाँ पर किसी भी ख़ास टाइम में कोई गुड्स या सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं अंदर भीतरी प्रदेशों की तरफ। तो एक तरह से उनका वहाँ पर नियंत्रण जो था वो बड़ा मुश्किल था, और ज़्यादातर वो क्या करते थे, अपनी जो मेन कह सकते हैं कि उनको डिपेंड रहना पड़ता था या तो लाइक रसद के रूप में, या तो ट्रिब्यूट्स हैं, यानी कि कोई अगर उनको कोई गिफ्ट वगैरह मिल जाता था, या प्लंडर्स फॉर सप्लाई, या फिर कोई लूटमार पर ही कई बार उनको निर्भर रहना पड़ता था। इसके बाद है कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल, कि दिल्ली से बहुत दूर बंगाल और सिंध के जो गैरिसन टाउन थे उन पर भी नियंत्रण बहुत ही मुश्किल था, ख़ास तौर से उस स्थिति में जब मान लो कभी कोई बगावत हो जाए, यानी रिबिलियन, बगावत हो जाना, वॉर मीन्स युद्ध हो जाना, या कभी ख़राब मौसम के कारण उनके आपस के जो अपने कनेक्शन जो थे, कम्युनिकेशन कनेक्शंस यानी रूट्स जो थे, वो कई बार टूट जाते थे। तो कई बार ऐसा भी रहता था कि जो दिल्ली सुल्तान हैं तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता था। एक तो मंगोल इन्वेंशंस जो कि अफ़गानिस्तान से उनके ऊपर टाइम टू टाइम होते रहते थे, और दूसरे उनके वो गवर्नर्स जो कि कई बार सुल्तान की वीकनेस का साइन मिलते ही उनके विरोध में खड़े हो जाते थे। तो द सल्तनत बियरली सर्वाइव दिस चैलेंज, बड़ी मुश्किल से जो दिल्ली सल्तनत है वो ऐसी चैलेंजेस से सर्वाइव कर पाती थी। और इसके बाद इसका जो विस्तार हुआ, मेनली जो इसका एक्सपेंशन हुआ, वो 3 रूलर्स के टाइम पीरियड में था। एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे थे मोहम्मद तुगलक, और एक नाम हम और जोड़ते हैं इसमें, गयासुद्दीन बलबन का। तो ये 3 ऐसे शासक हुए जिनके समय में दिल्ली ने अपना पूरा विस्तार किया। अब हम बात करते हैं आगे इंटरनल फ्रंटियर्स की। तो इंटरनल फ्रंटियर्स, तो ये वो क्षेत्र होते हैं जो कि किसी राज्य के भीतर अंदर के क्षेत्र हैं। तो इनको सल्तनत ने एम्ड किया कंसोलिडेट करने का, हिंटरलैंड के साथ जो आसपास के एरियाज़ हैं उनके साथ इनको मिला दिया जाए, गैरिसन टाउन्स बनाए जाएं, आसपास ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाएं ताकि इनकी सुरक्षा जो है वो निश्चित की जा सके। और इसके अलावा उन्होंने कैंपेन्स चलाए कि जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे उनको साफ़ कर दिया गया, जैसे गंगा यमुना के जो दोआब एरिया है तो उसे क्लियर कर दिया गया, और वहाँ पर रहने वाले जो शिकारी थे या जो गैदरर्स थे या पैस्टोरलिस्ट यानी कि जो चरवाहे थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और उसके बाद जो वो धरती है वो यूज़ में लाई गई, जैसे कि किसानों को दे दी गई ताकि वो वहाँ पे खेती कर सकें। इसके अलावा नए नए किले वहाँ पे बनाए गए, गैरिसन टाउन बसाए गए, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो अपने ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और अपने रीजनल ट्रेड को प्रमोट कर सकें। सेकेंडली उनका एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ, अब एक्सटर्नल फ्रंटियर में क्या होगा, अपने एरिया से निकल कर के दूसरे एरिया पर भी अपना कब्ज़ा जमाना, यानी दूसरे राज्यों पर भी अपनी जीत हासिल करना। तो इसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया, मिलिट्री एक्सपीडिशंस, सैनिक अभियान शुरू कर दिए गए सदर्न इंडिया की तरफ, ख़ास तौर से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में और मोहम्मद तुगलक के समय में ये कैंपेन जो थे वो शुरू कर दिए गए थे। और इसके लिए जो सल्तनत आर्मीज़ हैं उसको तैयार किया गया, जैसे एलिफेंट्स हैं, हॉर्सेस हैं, तो उन्हें रेडी रखा गया, उन्हें इस्तेमाल किया जाता था युद्धों के समय में। और युद्धों के बाद यानी कि जहाँ जिन स्थानों पर वो जीत जाते थे तो वहाँ के लोग जो हैं दास के रूप में वो ले आते थे अपने राज्य में। इसके अलावा बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स जो हैं वो भी अपने कब्ज़े में ले लेते थे। एंड बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीगन, कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के बाद जो स्थिति थी वो धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की कमज़ोर होनी शुरू हो गई। तो 150 ईयर्स आफ्टर,
humble beginning. The armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of subcontinent. अब जो यानी कि कह सकते हैं कि 150 वर्षों के बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र जो था इन सभी सैनिक अभियानों के बाद दिल्ली के क्षेत्र में आ चुका था। शत्रु सेनाओं को परास्त किया गया। इसके अलावा बहुत सारी जो सिटीज़ हैं उनको एक तरह से उन पर कब्ज़ा कर लिया गया और इसके जो सूबेदार और जो प्रशासक जो हुआ करते थे वो मुकदमों के फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण करना किस सीमा तक और कितना प्रभावी रहा वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप उसका वेट कीजिए। ओके देन, गुड बाय टू ऑल एंड टेक केयर यू एवरीवन। थैंक यू।